एक गरीब लड़की एक भूले बिसरे बूढ़े आदमी को घर खोजने में मदद करती है। 5 घंटे बाद 8 शानदार गाड़ियां अचानक उसे ढूंढते हुए आती हैं। एक दुबली पतली लड़की जिसके कपड़े जगह जगह से सिली हुई थे, एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को सहारा दे रही थी जो ठंडी बारिश में नंगे पैर कांप रहा था। दुनिया की तिरस्कार भरी नजरों के बीच उस लड़की प्रिया ने चुपचाप अपनी आखिरी बची हुई गर्मी का इस्तेमाल एक अजनबी को बचाने के लिए किया। किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 5 घंटे बाद 8 आलीशान गाड़ियां उसकी फटी पुरानी झोपड़ी के पास आकर रुकेंगी, जो उस गरीब मछुआरों के गांव में एक ऐसा मोड़ लेकर आईं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम आपको इंसानियत और दयालुता के जादू से भरी एक कहानी सुनाएंगे। अगर आप मुश्किल में, आप आखिरकानी ऐसी देश में होते तो क्या आप किसी अजनबी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। समुद्र की बारिश ने छोटे से मछुआरों के गांव को सफेद चादर से ढक दिया था, साथ में रेत और सड़ी हुई मछली की गंध भी ला रही थी। उस धूसर बारिश में एक दुबली पतली लड़की अपनी फटी बोरी को कसकर पकड़े हुए मछली की दुकान के पीछे की सड़ी हुई दीवार से सटी हुई थी। तेज हवा के झोंके उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा पर चाबुक की तरह पड़ रहे थे। बारिश का पानी उसके उलझे बालों से रिस रहा था, लेकिन प्रिया सिर्फ अपनी बोरी को कसकर पकड़े हुए थी, जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी। शाम का बाजार सुनसान था। अचानक हुई बारिश ने लोगों को अपना सामान समेटकर घर जाने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ प्रिया वहीं खड़ी थी जैसे हवा ने उसे रोक रखा हो, या शायद इसलिए कि उसके पास जल्दी लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। मछली की दुकान से एक मोटी औरत बाहर निकली, हाथ में प्लास्टिक की चप्पल लेकर काई जमी ईंटों पर पटकते हुए बोली, कहीं और जाओ, बारिश हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहां खड़ी होकर लोगों का रास्ता गीला करो, अपनी किसी खोह में जाओ। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज नमक की तरह घुल गई। चाची, मैं बस थोड़ी देर भीगने से बचने के लिए खड़ी हूं, बहुत ठंड है। वह औरत चिल्लाई। ठंड? तुम जैसे बेघर लोगों को ठंड महसूस करने का क्या हक है? भागो यहां से। प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथ में अभी भी वही बोरी थी जिसके अंदर कुछ प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन के टुकड़े थे। लेकिन बाजार में उसकी ओर देखने वाली आंखों में न तो दया थी न ही स्पष्ट नफरत, बस एक उदासीनता थी। इस छोटे से मछुआरों के गांव में लोग अपनी धारणाओं के साथ बहुत लंबे समय से जी रहे थे, और प्रिया एक अनाथ लड़की जिसका कोई अता पता नहीं था, जो अपनी मां द्वारा चट्टानों के पास एक टीले पर बनाई गई पत्तों की झोपड़ी में पली बड़ी थी। एक ऐसा नाम बन गई थी जिससे लोग बचते थे, जैसे कि वह अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आती हो जो दूसरों को भी लग सकता है। बाजार के कोने पर चाय की दुकान पर कमला चाची गर्म चाय की चुस्की ले रही थी। उसने एक व्यंग्यात्मक नजर डाली, फीकी हंसी हंसी और इतनी धीमी आवाज में बड़बड़ाई कि पास बैठी औरतें सुन सकें, गिरी हुई चीज भगवान ने भी ठुकरा दी। इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक कोई लेने नहीं आया। जरूर पिछले जन्म में पूरे गांव का कर्जदार रही होगी। दबी हुई हंसी गूंज उठी। प्रिया ने सब सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और बारिश के पानी के गड्ढों से बचते हुए आगे बढ़ गई ताकि कोई उसकी लाल आंखों को न देख सके। घर का रास्ता एक छोटा कीचड़ भरा ढलान था जो समुद्र के किनारे तक जाता था, जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि वहां की जमीन आसानी से खिसक जाती थी और घर तो बस कुछ टेढ़ी मेढ़ी बल्लियों, पुरानी तिरपाल और कबाड़ से लाए गए टिन के टुकड़ों से बना था। प्रिया धीरे धीरे चलने लगी, क्योंकि उसकी घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलें इतनी चिकनी हो गई थीं कि हर कदम पर फिसल रही थीं। उसकी झोपड़ी वहीं थी, जैसे उसे मानसूनी हवाओं को सहने की आदत हो गई हो। तिरपाल के सुराखों से बारिश का पानी टपक रहा था,
मिट्टी के चूल्हे पर उल्टे रखे एल्यूमीनियम के बर्तन पर टिप टिप की आवाज आ रही थी। प्रिया ने बोरी को एक हुक पर टांग दिया, एक सूखे कपड़े से अपने बाल पोंछे और फिर दीवार के सहारे बैठ गई। बाहर लहरें नियमित रूप से टकरा रही थीं, हवा टीले के किनारे जंगली घास को झकझोर रही थी। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। प्रिया ने एक प्लास्टिक की बोतल उठाई, उसमें बचा हुआ बारिश का पानी एक टूटे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे में डाला और प्यास बुझाने के लिए एक घूंट पी लिया। कल का खाना सिर्फ आधा कटोरा पतला सफेद दलिया था, जो बाजार से बटोरे हुए चावल से बना था। उसने झोपड़ी के कोने में देखा, जहां उसकी मां का पुराना कुर्ता अभी भी एक यादगार के रूप में चुपचाप लटका हुआ था। प्रिया जब 14 साल की थी तब उसकी मां मलेरिया से मर गई थी, क्योंकि दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन आंखें बंद करने से पहले मां ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। प्रिया, याद रखना, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन बुराई पाप है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी न हो तो भी अपनी दयालुता को बचाए रखना। चाहे लोग तुमसे नफरत करें, तुम्हें कोसें, तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। यह बात एक दिए की लौ की तरह थी, जो प्रिया के दिल में टिमटिमाती रही, लेकिन कभी बुझी नहीं। आज इतनी ठंड होने के बावजूद, इतनी भूख होने के बावजूद, भगाए जाने और तिरस्कृत होने के बावजूद वह किसी से नाराज नहीं थी। उसे बस अपना दिल खाली लग रहा था। कभी कभी वह सोचती कि काश वह समुद्र के बीच एक गुमनाम रेत का कण होती, जिसे न कोई याद करता न कोई ठुकराता। हवा फिर से जोर से चली, तिरपाल का एक टुकड़ा रस्सी से खुल गया, जिससे झोपड़ी की छत टेढ़ी हो गई। प्रिया उछलकर, जिसे बात कर उंतरिंग एस करतार एक आकरा पूरा, खड़ी हो गई। तिरपाल को पकड़ा और केले के रेशे से उसे फिर से बांध दिया। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे। जब वह यह सब कर रही थी तो उसने थकने पर अपनी आदत के अनुसार धूसर आकाश की ओर देखा, और तभी उसने एक लड़खड़ाती हुई परछाई को चट्टानों के पास से गुजरते देखा। कपड़े भीगे हुए थे, सफेद बाल बिखरे हुए थे, पीठ ऐसे झुकी हुई थी जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबी हो। उस व्यक्ति ने न तो छाता ले रखा था, न ही चप्पल पहन रखी थी। हर कदम एक संघर्ष जैसा था। प्रिया उसे देखती रही। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। वह गांव का नहीं था। इस गांव में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता था पुराना, लेकिन कीमती ऊनी स्वेटर, कीचड़ से स्नेह पतलून और हाथ में कुछ था, शायद एक टोपी। वह आगे सोच पाती, इससे पहले ही हवा ने उसके गालों पर आंसू बहा दिए, लेकिन इस बार यह दुख के कारण नहीं था। प्रिया अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर झड़वत खड़ी रही। उसकी आंखें उस लड़खड़ाती परछाई से नहीं हटीं। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि सूखी फटी जमीन भी पतले कीचड़ में बदल गई थी। खाली झोपड़ियों की छतों पर पानी के थपेड़ों की आवाज रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। सफेद बालों वाला आदमी थोड़ी दूर एक टूटी हुई छत के नीचे बेसुध खड़ा था। उसके पतले हाथ कांप रहे थे, नंगे पैर कीचड़ में सने हुए थे, जैसे दुनिया में खोई हुई एक परछाई हो। प्रिया ने अपनी फटी कमीज को सीने पर कसकर पकड़ लिया। उसका दिल अजीब तरह से सिकुड़ गया। बारिश में चुपचाप खड़े बूढ़े आदमी की छवि ने उसे अपने पिता की याद दिला दी। एक धुंधली याद, उस आदमी की जो उसे और उसकी मां को एक बड़े तूफान में छोड़कर चला गया था, जब वह सिर्फ 4 साल की थी। वही सफेद बाल, वही खोई हुई आंखें। हालांकि प्रिया को अपने पिता का चेहरा ठीक से याद नहीं था, लेकिन खालीपन का एहसास उसके दिल में गहरा था। तिरपाल के बीच से हवा के एक झोंके ने प्रिया को चौंका दिया। वह झोपड़ी से बाहर निकली, उसके पैर चिपचिपे कीचड़ में धंस गए। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में एक दबी हुई आह उसे पीछे खींच रही हो। पास जाकर प्रिया ने देखा कि बूढ़ा आदमी लगभग 70 साल का था। दुबला पतला उसका ग्रे ऊनी स्वेटर बारिश के पानी से चिपका हुआ था, पतलून ऊपर नीचे, और उसके बिखरे सफेद बाल हवा से उजड़े हुए घोंसले की तरह लग रहे थे।
वह वहां खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसके फटे होंठ कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रहे थे। रिया, अपने पापा को मत छोड़ो। उसकी आवाज एक गुजर चुके तूफान की आखिरी सांस की तरह खुरदरी थी। प्रिया हिचकिचाई। एक अफहान। प्रिया हिचकिचाई। उसने उजड़े हुए शाम के बाजार को देखा, जहां कोई व्यापारी नहीं था। दूर के घर के दरवाजे बंद थे। कोई बाहर झांकने की जहमत नहीं उठा रहा था। सिर्फ वह और यह बूढ़ा आदमी बारिश के इस समंदर के बीच अकेले थे। वह झिझकी, उसके दिल ने कहा कि वापस चली जाओ। वह खुद की देखभाल नहीं कर सकती। वह भूखी थी, ठंडी थी, और उसे हर दिन अनगिनत तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ता था। उसमें एक और अजनबी, अपने जैसे ही फटेहाल इंसान का बोझ उठाने की ताकत कहाँ थी। लेकिन फिर प्रिया को अपनी माँ की याद आई। उन रातों की जब वे झोपड़ी में सिकुड़कर लेटे होते थे। माँ अपनी फटी कमीज से उसे ढक देती थी, फुसफुसाती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, कभी किसी कमजोर इंसान से मुंह मत मोड़ना बेटा। समुद्र के ऊपर एक बिजली कड़की बूढ़ा आदमी हवा में हिलते केले के माहर रुपा पर इसीलिए एक हवा करकी पेड़ की तरह लड़खड़ाया। बिना सोचे समझे प्रिया उस कांपते हुए शरीर को सहारा देने के लिए दौड़ी। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा, हकलाया। रिया, मुझे घर ले चलो। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसने धीरे से उसकी बांह पकड़ ली। हड्डियों का ढांचा इतना नाजुक था कि जोर से पकड़ने पर टूट सकता था। क्या मैं आपको पहले किसी सूखी जगह पर ले चलूं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी काले समुद्र की ओर देख रही थीं। प्रिया जानती थी कि वह उसे यहां और देर तक खड़ा नहीं रहने दे सकती। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर ले जाने लगी। कीचड़ भरा रास्ता उसके पैरों से चिपक रहा था। बाजार में बचे कुछ लोगों ने अपने दरवाजे से झांक कर देखा। फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर से कोई मुसीबत मोल ले आई। खुद का तो ठिकाना नहीं, दूसरों को बचाने चली है। कमला चाची ने ताना मारा, शायद वह पागल होने का नाटक कर रहा है तुम्हें ठगने के लिए बेटी। देखना कहीं तुम्हारी फटी बोरी भी न खो जाए। एक सूखी चुभने वाली हंसी गूंजी जो प्रिया के दिल में चुभ गई। लेकिन वह नहीं मुड़ी, बस बूढ़े आदमी को सहारा देती रही। भले ही चुभती हुई आंखें उसके हर कदम का पीछा कर रही थीं। बारिश तेज हो गई। समुद्र से हवा के झोंके ने उन दोनों को युवा पत्तों की तरह हिला दिया। प्रिया को बूढ़े आदमी को गिरने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए। बूढ़ा आदमी कीचड़ में गिर गया। पानी के छींटे उड़े। प्रिया घबराकर उसे सहारा देने लगी। उसका कंधा भीग गया और ठंड से कांपने लगा। चाचा जी, हिम्मत रखिए, हम लगभग पहुंच गए हैं। बूढ़ा आदमी कराह रहा था, उसके कांपते हाथ जमीन पर कुछ खोज रहे थे। प्रिया ने उसके कंधे पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। तभी उसकी पतली कलाई पर चांदी का कंगन फिसलकर जमीन पर गिर गया। प्रिया की झोपड़ी से आती दिए की कमजोर रोशनी में एक छोटी सी चमक बिखेर गया। प्रिया चौंक गई। चांदी का कंगन चिकना था, उस पर समय के साथ धुंधले पड़ चुके कुछ अक्षर खुदे हुए थे, रोहन रिया। उसने कंगन उठाने के लिए नीचे झुकी। उसके हाथ कांप रहे थे। एक अजीब सा एहसास उसके दिल में एक पतले लेकिन मजबूत धागे की तरह फैल गया, जो उसे इस अजनबी आदमी से जोड़ रहा था। दिए की टिमटिमाती रोशनी बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों पर पड़ी, जो चौड़ी खुली थीं, एक अनकहे भाव से भरी हुई। प्रिया ने अपना हाथ कस लिया, खुद से कहा कि चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, वह उसे नहीं छोड़ सकती। कोई भी बाहर ठंड में मरने के लिए पैदा नहीं होता सिर्फ इसलिए कि वे खो गए हैं। उसने उस आदमी को गले लगाया, उसे अपनी फटी पुरानी झोपड़ी में ले गई। भले ही बाहर बारिश हो रही थी, भले ही पीठ पीछे ताने कसे जा रहे थे,
दूर समुद्र में बिजली अभी भी गुस्से में गरज रही थी, लेकिन छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी लौ जलाई गई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा शांत, दृढ़ और गर्म थी। समुद्र की हवा ठंडे झोंकों में झोपड़ी की दरारों से होकर आ रही थी। प्रिया मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। उसके कांपते हाथ कुछ दिन पहले इकट्ठी की गई टहनियों से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। कमजोर लौ, कभी जलती, कभी बुझ जाती धुएं की गंध छोटी सी झोपड़ी में भर गई थी। टूटे फूटे ईंट के चूल्हे पर एक टेढ़ा मेढ़ा एल्यूमीनियम का बर्तन पानी से भरा उबल रहा था। बर्तन में मुट्ठी भर चावल तैर रहे थे, जैसे वे आखिरी गर्मी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। पुराने चावल की बासी गंध हवा में फैल गई। प्रिया ने अपने उलझे गीले बालों को एक तरफ किया और बूढ़े आदमी को देखा, जो झोपड़ी के कोने में एक फटी चटाई पर सो रहा था। उसके फटे नंगे पैर, उसके पतले हाथ, उसका पुराना ऊनी स्वेटर, सब कुछ उसकी अंतहीन भटकन का जीवंत प्रमाण था। झोपड़ी के कोने में वह पुरानी बोरी, जिसमें प्रिया प्लास्टिक की बोतलें और कुछ छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करती थीं, भीगी हुई और सिकुड़ी हुई थीं, ठीक उसकी अपनी जिंदगी की तरह। एक फटा हुआ तौलिया, उसकी मां की एकमात्र निशानी, सावधानी से तह करके दलिया के बर्तन के पास रखा गया था। प्रिया जानती थी कि अगर उसने यह दलिया खा लिया तो कल के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कांपते हुए बूढ़े आदमी की छवि, उसके नीले होंठ जो रिया का नाम बुदबुदा रहे थे, उसके दिमाग में घूम रहे थे। मां ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास आधा कटोरा चावल भी हो तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए जिसे तुमसे ज्यादा जरूरत हो। प्रिया ने एक लंबी सांस ली, लकड़ी का चम्मच उठाया और एक कटोरा पतला दलिया निकाला। चावल के दाने फूले हुए थे, लेकिन बहुत कम थे। वह दलिया का कटोरा लेकर बूढ़े आदमी के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। चाचा जी, कुछ खा लीजिए ताकि शरीर में गर्मी आए। बूढ़ा आदमी अभी भी आंखें बंद किए लेटा था, उसका शरीर ठंड से सिकुड़ा हुआ था। प्रिया ने सावधानी से उसे बैठने में मदद की, उसकी पीठ के पीछे फटे कपड़ों से बना एक पतला तकिया लगा दिया। उसने दलिया के छोटे छोटे चम्मच फूंक कर ठंडे किए और उसके मुंह तक ले गई। पहले तो उसने सिर्फ अपनी भौहें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जब दलिया का पहला चम्मच उसके होंठों से लगा तो वह थोड़ा हिला और धीरे धीरे निगल गया। प्रिया ने धैर्यपूर्वक एक एक चम्मच खिलाया। बीच बीच में वह तौलिए से उसके माथे पर लगी बारिश और ठंडे पसीने को पोंछती रही। जब वह छोटी थी तो मां इसी तौलिए से खेत में दौड़ने के बाद प्रिया का पसीना पोंछती थी। जिस दिन मां की मृत्यु हुई, उसने उसे सीने से लगाकर खूब रोया था। हर बार जब वह तौलिया निचोड़ती तो प्रिया के हाथ उस झुर्रीदार चेहरे को छूते। उसका दिल आधा दया और आधा एक अनकहे दर्द से भर गया। अचानक बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया की कलाई पकड़ ली। पकड़ बहुत हल्की थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने ज्यादा जोर लगाया तो वह गायब हो जाएगी। उसकी धुंधली आंखें थोड़ी खुलीं, उनमें एक कमजोर चमक थी। बेटी, उसकी आवाज हवा की तरह फुसफुसाई, अपने पापा को ढूंढो। प्रिया जड़ हो गई। उसे नहीं पता था कि वह भ्रम में था या सच में उसे किसी और से भ्रमित कर रहा था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में निराशा और एक कमजोर उम्मीद का मिश्रण देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने उस ठंडे हाथ को धीरे से दबाया, फुसफुसाई, आप आराम कीजिए, मैं यहीं हूं, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक बहुत हल्की मुस्कान, और फिर एक बेचैन नींद में सो गया। प्रिया ने उस पर एक पतला कंबल डाला और झोपड़ी के कोने में सिकुड़कर बैठ गई। बाहर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज हवा में मिल गई थी। तूफानी रातों की परिचित डरावनी आवाजें, कमजोर दिए की रोशनी हमें बारिश के इलाके आके टिमटिमा रही थी। झोपड़ी की दीवार पर
एक छोटी सी परछाई बना रही थी। प्रिया ने अपनी जेब से चांदी का कंगन निकाला, जो उसे तब मिला था जब श्री शर्मा गिरे थे। उसने उसे टिमटिमाती रोशनी में ऊपर उठाया, अपनी आंखें सिकोड़कर धुंधले अक्षरों को ध्यान से पढ़ा। रोहन रिया, रोहन और रिया। ये नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहे थे, शायद उसके बच्चे रिश्तेदार। प्रिया ने कंगन को अपने हाथ में घुमाया, सोच में पड़ गई। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कचरे के ढेर से मिली कुछ पुरानी किताबों से थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन यह समझने के लिए काफी था कि यह कंगन उसके परिवार को खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। प्रिया ने चांदी की सतह पर खरोंचों पर धीरे से हाथ फेरा। उसके हाथ भी समुद्र तट पर नंगे पैर काम करने वालों की तरह खुरदरे और कठोर थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही थी। करुणा की लौ, मदद करने की इच्छा की लौ, भले ही उसके पास खुद कुछ भी न हो। उसने सोते हुए बूढ़े आदमी को देखा। चाचा जी, उसने फुसफुसाया, भले ही मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन मैं आपको घर ले जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करूंगी। बाहर बारिश कम होती दिख रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रात में समुद्र की नमकीन गंध ला रही थी। छोटी सी झोपड़ी में दो लोग, एक बूढ़ा एक जवान, इस अनिश्चित दुनिया के बीच थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। और प्रिया के दिल में एक संकल्प आकार ले रहा था। कल चाहे उसे कितने भी कीचड़ भरे रास्तों पर चलना पड़े, चाहे उसे कितने भी ताने सहने पड़ें, वह उसके लिए एक असली घर खोजेगी। उस रात दिए की लौ अंधेरी रात के समुद्र में एक छोटे से जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। पीली टिमटिमाती रोशनी उस चांदी के कंगन पर पड़ रही थी जिसे प्रिया ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने कंगन को झुकाया, अंदर की तरफ खरोंच लगी। सतह पर खुदे छोटे छोटे अक्षरों को देखने की कोशिश की। रोहन रिया, पापा को प्यार। अक्षर धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से खुरच कर लिखा हो, थोड़े अनाड़ी लेकिन प्यार से भरे हुए। प्रिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। माँ की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। हर चीज का एक कारण होता है बेटी, सबसे छोटी चीज को भी नजरअंदाज मत करना। शायद यह चांदी का कंगन ही चाबी थी, लेकिन समस्या यह थी कि प्रिया के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं थी कि उसने जो पढ़ा है वह सही है। वह केवल सरल अक्षरों को जोड़ना जानती थी। सुनिश्चित करने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी जो पढ़ लिख सके, और इस गरीब मछुआरों के गांव में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। प्रिया ने श्री शर्मा को पुरानी छटाई पर ठीक से लिटाया, उन पर पतला कंबल डाला और फिर चुपके से झोपड़ी से बाहर निकल गई। बारिश लगभग रुक गई थी। हवा में केवल पानी की धूल के कण तैर रहे थे जो उसके चिपचिपे बालों पर जम गए थे। बाजार की लगभग सभी लाइटें बंद हो चुकी थीं। केवल कुछ चाय की दुकानें और जाल सिलने की दुकानें ही रोशन थीं। प्रिया बाजार के कोने की ओर बढ़ी, जहां राम काका अक्सर रात में जाल सिलते थे। राम काका एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो गांव में सेना में रहने, पढ़ना लिखना जानने और गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह खुद भी अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी जाल सिलने की झोपड़ी हमेशा बच्चों से भरी रहती थी जो कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। आज रात राम काका अभी भी वहां बैठे थे, पीली दिए की रोशनी में जाल के हर फंदे को ध्यान से सिल रहे थे। राम काका, प्रिया ने धीरे से पुकारा। उन्होंने सिर उठाया। उनकी मुस्कुराती आंखें हुक्के के धुएं के पीछे से झांक रही थीं। अरे प्रिया बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? प्रिया आगे बढ़ी, दोनों हाथों से चांदी का कंगन कसकर पकड़े हुए। काका, क्या आप कृपया देख सकते हैं कि इस कंगन पर क्या लिखा है? राम काका ने जाल नीचे रखा और उसके हाथ से छोटी सी चीज ले ली। टिमटिमाती रोशनी में पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। कुछ देर देखने के बाद, रोहन रिया, पापा को प्यार। राम काका ने हर शब्द को धीरे धीरे पढ़ा।
प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। रोहन, रिया लोगों के नाम हैं, है ना काका? राम काका ने सिर हिलाया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, शायद 2 बच्चों के नाम हैं, लेकिन रुको। रोहन, उन्होंने बड़बड़ाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि किसी ने हमारे गांव में इसके बारे में पूछा था। नाम रोहन था। प्रिया आगे झुकी, उसकी आवाज कांप रही थी। सच में? काका, कब की बात है? राम काका ने अपना सिर खुजलाया। शायद 3-4 साल पहले। उस समय एक लगभग 30 साल का युवक आया था, लंबा और अच्छे कपड़े पहने हुए। वह एक खोए हुए बूढ़े आदमी की तलाश कर रहा था। कह रहा था कि वह अक्सर समुद्र के पास भटकता है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर क्या? किसी ने उसकी मदद की? काका, राम काका ने एक लंबी सांस ली। किसी ने ध्यान नहीं दिया बेटी। हमारे गांव में बहुत से आवारा लोग हैं, और उस समय किसी के पास परवाह करने का समय नहीं था। प्रिया के दिल में एक अफसोस की लहर उठी, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज दृढ़ थी। काका, क्या आपको याद है कि उसने कोई फोन नंबर या कुछ छोड़ा था? राम काका कुछ देर सोचते रहे और फिर अपनी जांघ पर थपकी मारी। उस समय वह गांव के कोने वाली चाय की दुकान पर गया था। उसने दुकान की मालकिन से अपना फोन नंबर रखने के लिए कहा था, लेकिन काका हिचकिचाए। मुझे लगता है कि वह दुकान बंद कर चुकी है, लेकिन वह लैंडलाइन फोन अभी भी वहीं है। कौन जानता है कि नंबर अभी भी उसमें सेव है या नहीं। प्रिया यह सुनकर बेचैन हो गई। काका, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? राम काका ने तारों से भरे आकाश की ओर देखा, एक लंबी सांस ली और फिर सिर हिलाया। चलो देखते हैं, शायद भगवान की कृपा हो। और इस तरह 2 परछाइयां, एक बूढ़ी, एक जवान, कीचड़ भरे रास्ते से होकर गांव के छोर की ओर बढ़ने लगीं। एक पुराने एक मंजिला घर से कमजोर बिजली की रोशनी आ रही थी। चाय की दुकान की मालकिन जा चुकी थी। घर खाली था, बस एक धूल भरा लैंडलाइन फोन दीवार के कोने में रखा था। राम काका ने फोन को ढीले सॉकेट में लगाया, पावर बटन दबाया। एक छोटी सी बीप की आवाज आई। फोन अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने अपनी आस्तीन से स्क्रीन पोंछी और फिर पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गए। प्रिया का दिल गांव के ढोल की तरह धड़क रहा था। ये रहा, राम काका ने धीरे से कहा, एक धुंधली लाइन की ओर इशारा करते हुए। रोहन, पिता की खोज। दोन पाती एक इस अंदर कोर से दूर और। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लगभग रो पड़ी। राम काका ने नंबर डायल किया, रिसीवर को अपने कान से लगाया। घंटी की हर ताल खाली घर में गूंज रही थी, हवा में तनाव भर रही थी। प्रिया सांस रोके खड़ी थी, अपनी कमीज का कोना मरोड़ रही थी। 1 घंटी, 2 घंटियां, 3 घंटियां। फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर जम गया। केवल उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था। गांव के छोर पर खाली घर में फोन की घंटी बज रही थी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में एक तेज ढोल की तरह गूंज रही थी। हर धीमी नियमित घंटी प्रिया के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। उसने अपनी फटी कमीज को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसके हाथों में पसीना आ गया। राम काका चुपचाप बगल में खड़े थे। उनकी असाध बूढ़ी आंखों में उम्मीद की एक दुर्लभ किरण चमक रही थी। बाहर समुद्र की हवा अभी भी गरज रही थी। टूटी हुई खिड़कियों पर बारिश की फुहारें मार रही थीं। मेज पर दिए की लौ टिमटिमा रही थी, प्रिया के पीले चेहरे पर रोशनी डाल रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प जल रहा था जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। हेलो, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। यह कठोर या ठंडी नहीं थी, बल्कि एक दबी हुई उम्मीद भरी आवाज थी। प्रिया ने अपना थूक निगला, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, जी जी,
क्या मैं क्या मैं रोहन जी से बात कर सकता हूं? दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज सांस की आवाज आई, जैसे कोई लंबी दौड़ के बाद हाँफ रहा हो। हाँ, मैं रोहन हूं। क्या क्या मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? उस आवाज में बहुत सारी दबी हुई चिंताएं थीं। प्रिया अपने दिल की धड़कन को अपनी छाती में महसूस कर सकती थी। उसने धीरे धीरे अपनी आवाज को कांपने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, जी मैं प्रिया हूं, समुद्र के किनारे वाले मछुआरों के गांव से। आज रात मुझे बारिश में भटकते हुए एक बूढ़े चाचा जी मिले। उनके हाथ में एक चांदी का कंगन है, जिस पर रोहन रिया, पापा को प्यार लिखा है। मुझे लगा कि शायद वह आपके पिता हैं। फोन के दूसरी तरफ से एक सिसकी निकली और फिर सन्नाटा छा गया। प्रिया ने किसी के घुट घुट कर रोने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद रोहन की आवाज वापस आई, टूटी हुई लेकिन स्पष्ट, चाचा जी। चाचा जी ठीक तो हैं बहन? क्या वह जीवित हैं? प्रिया का गला भर आया। जी, वह मेरी झोपड़ी में आराम कर रहे हैं। बहुत कमजोर हैं, लेकिन अभी भी सांस ले रहे हैं। एक राहत की सांस की आवाज आई, जिसमें दबी हुई सिसकियां मिली हुई थीं। प्रिया का दिल पिघल गया। शायद बहुत लंबे समय से किसी ने उसके सामने किसी अपने के लिए इस तरह नहीं रोया था। बहन, कृपया मुझे पता दे दो, मैं तुरंत आ रहा हूं। मैं शहर में हूं। वहां से शायद 2 घंटे से ज्यादा का रास्ता है। कृपया चाचा जी का ध्यान रखना। कृपया। वह आवाज इतनी गुहार भरी थी, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी तिनके को पकड़ रहा हो। प्रिया ने रिसीवर को कसकर पकड़ लिया, सिर हिलाया। हालांकि वह जानती थी कि दूसरी तरफ कोई उसे देख नहीं सकता। जी जी ठीक है, लेकिन हमारी जगह खोजना मुश्किल है। मैं राम काका को रास्ता बताने के लिए देती हूं। प्रिया ने फोन राम काका को दे दिया। उन्होंने फोन लिया और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बात की। हर मोड़, हर कच्ची सड़क, गांव के छोर पर हर पुराने बरगद के पेड़ के बारे में बताया, ताकि दूसरी तरफ का व्यक्ति आसानी से पहुंच सके। फोन रखने के बाद राम काका ने रिसीवर प्रिया को वापस दिया, उसके कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखों में प्रोत्साहन और थोड़ी चिंता थी। बेटी, तुमने सही किया। लेकिन प्रिया ने सिर उठाया, उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। लेकिन क्या? काका। राम काका ने धीरे धीरे एक लंबी सांस छोड़ी। लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, क्या पता? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। एक डर की लहर उसके दिल में दौड़ गई। क्या पता? क्या पता अगर रोहन एक अच्छा आदमी नहीं है? क्या पता अगर उसने अभी अभी चाचा जी को किसी बुरे आदमी को सौंप दिया है? उसने मुड़कर श्री शर्मा की परछाई को देखा, जो एक खंभे के सहारे सिकुड़कर लेटे थे। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे। उनका दुबला शरीर हर सांस ठंडी रात में कांप रही थी। प्रिया ने अपने दोनों हाथ भींच लिए। नहीं, उसे उन आंखों पर विश्वास था, उस भावुक आवाज पर विश्वास था, उस अदृश्य धागे पर विश्वास था, जो उस अकेले बूढ़े आदमी और उसके बेटे को जोड़ता था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। भले ही वह गरीब थी, लेकिन उसके पास अभी भी विश्वास था। मां ने सिखाया था। प्रिया ने खुद से फुसफुसाया, अच्छाई बो, भगवान निराश नहीं करेगा। राम काका ने उसे देखा, धीरे से सिर हिलाकर उदास रूप से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने झुककर दिया उठाया, निर्देश दिया, अब तुम जाओ और चाचा जी का ध्यान रखो। मैं फोन के पास रहता हूं। अगर वे भटक गए तो फिर से फोन कर सकते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, काका को नमस्ते कहा और जल्दी से अपनी झोपड़ी की ओर भागी। उस रात 18 साल की अकेली जिंदगी में पहली बार प्रिया ने एक अजीब भावना महसूस की। उम्मीद, एक भविष्य, चाहे कितना भी धुंधला क्यों न हो, उसके सामने एक अंधेरी सुरंग के अंत में एक कमजोर रोशनी की तरह खुल रहा था। उसके पीछे ठंडी रात में राम काका की आवाज गूंजी, बेटी तैयार हो जाओ, हमारा गांव अब शांत नहीं रहेगा।
प्रिया नहीं मुड़ी, लेकिन हर शब्द उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया, जैसे आने वाली लहरों की चेतावनी सुबह की पहली किरण के साथ। जब झोपड़ियों पर अभी भी ओस की बूंदें थीं और गरीब बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर कीचड़ फैला हुआ था, गांव अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था कि दूर से आती कारों के इंजनों की आवाज ने कुत्तों को जगा दिया और वे भौंकने लगे। प्रिया अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी थी। अंदर श्री शर्मा एक पुराने कंबल में लिपटे सो रहे थे। वह अभी तक पिछली रात के फोन कॉल से उबर नहीं पाई थी। उसका दिल आधी उम्मीद और आधे डर से भरा हुआ था। कच्ची सड़क पर टायरों के अचानक ब्रेक लगने की आवाज ने गांव के सभी लोगों का ध्यान गांव के छोर की ओर खींच लिया। एक दो और फिर 8 चमकदार कारें एक के पीछे एक आ रही थीं। कीचड़ के छींटे कारों पर पड़ रहे थे, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आगे बढ़ती रहीं। हेडलाइट्स ने कीचड़ भरी सड़क को रोशन कर दिया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलकर झुंड में इकट्ठा हो गए। कुछ छज्जों के नीचे छिप गए, कुछ खुली आंखों से आंगन में खड़े हो गए। मछली बेचने वाली औरतें, रिक्शा चालक, यहां तक कि धूल भरे बच्चे भी, हर कोई हैरान था, जैसे कोई अजूबा देख रहा हो। हे भगवान, ये किसकी कारें हैं? चाय बेचने वाली चाची की आवाज निकली। जरूर कोई बड़ा अधिकारी किसी को पकड़ने आया है, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। जब भीड़ अभी भी अटकलें लगा रही थी, कार के दरवाजे खुले और एक एक करके लोग बाहर निकले। वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सूट और चमकते हुए जूते, सफेद कमीजें जिन पर धूल का एक कण भी नहीं था। हर किसी का चेहरा तनावग्रस्त था। उनकी आंखें चारों ओर कुछ खोज रही थीं, जैसे कि एक सेकंड की भी देरी उन्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगी। सबसे आगे चलने वाला आदमी, जिसका चेहरा थका हुआ लेकिन मजबूत था, वही रोहन था जिससे प्रिया ने रात में संपर्क किया था। जैसे ही उसने बाजार के छोर पर फटी पुरानी झोपड़ी को देखा, रोहन लगभग गिर पड़ा। पापा, पापा! वह हवा में उड़ते हुए झोपड़ी की ओर दौड़ा। उसके साथ आए लोग भी तेजी से उसके पीछे भागे। प्रिया चौंक कर खड़ी हो गई। श्री शर्मा ने भी अपनी आंखें खोलीं और हैरान होकर चारों ओर देखा। जब रोहन पहुंचा, ठीक उसी समय श्री शर्मा कमजोरी के कारण लड़खड़ाते हुए बैठ गए। उनकी पीठ झुकी हुई थी। पापा, मैं हूं आपका बेटा रोहन। रोहन कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और श्री शर्मा को गले लगा लिया। उस बड़े आदमी के आंसू एक खोए हुए बच्चे की तरह बहने लगे। श्री शर्मा कुछ देर हैरान रहे, फिर उनके कांपते हाथों ने अपने बेटे के बालों को छुआ। उनकी आंखों में धीरे धीरे एक दुर्लभ चमक आई। रोहन, तुम यहां हो रोहन। बस इन 4 शब्दों ने पूरे बाजार को खामोश कर दिया। रिया, एक संभ्रांत दिखने वाली महिला जिसके बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और त्वचा गोरी थी, भी दौड़कर आई। उसने श्री शर्मा का हाथ पकड़ा और फिर प्रिया को गले लगा लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। बेटी, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया हैरान थी। उसने रिया को कसकर पकड़ने दिया। उस महिला से आने वाली हल्की इत्र की खुशबू उस नमकीन और गरीबी की पसीने की गंध से बिल्कुल अलग थी, जहां वह रहती थी। गांव वालों की दर्जनों आंखें प्रिया पर टिकी थीं, कुछ आश्चर्य से, कुछ हिसाब किताब की नजरों से। कमला, जिसने प्रिया को अशुभ कहा था, अब जड़वत खड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। एक भीड़ फुसफुसाई, हे भगवान, किसने सोचा था कि वह लड़की इतनी भाग्यशाली होगी? मैं तो उसे कोसती रहती थी, अब मुझे शर्म आ रही है। प्रिया की किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है। हर कोई किसी अमीर आदमी के परिवार वाले को नहीं बचाता। काश मैं उससे पहले मिली होती। प्रिया ने हर काश के लिए रखो बला लेकी नहीं बाथा। हर कोई किस्मत तो देखो की तमाम ने फुसफुसाहट हर नजर को बदलते हुए देखा, तिरस्कार से, लालच और ईर्ष्या में। वह बस
चुपचाप खड़ी रही, सिर झुकाए। उसके दोनों हाथ ठंडे पड़ गए। उसी क्षण रोहन ने अपने पिता को छोड़ा, अपने आंसू पोंछे और अचानक प्रिया की ओर मुड़ा। पूरे गांव की हैरानी के बीच रोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर प्रिया के सामने। धन्यवाद, हमारा परिवार जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। झुकने की आवाज गूंजी, पुरानी टिन की छतों पर बची हुई बारिश की बूंदों की आवाज के साथ मिल गई। गांव वाले हैरान थे। वह दृश्य, एक संभ्रांत खुशबूदार कपड़ों वाला आदमी एक फटेहाल अनाथ लड़की के सामने झुक रहा था। यह वहां मौजूद कई लोगों के अहंकार पर एक करारा तमाचा था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल हवा की सरसराहट थी। एक बूढ़ी औरत ने बड़बड़ाया, लोग हमेशा अपने सामने हो रही अच्छी चीजों को पहचानने की हिम्मत नहीं करते। प्रिया ने जल्दी से रोहन को उठने में मदद की। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके आंसू भी अनजाने में बह निकले। मैंने कुछ भी बड़ा नहीं किया। कोई भी चाचा जी को देखकर मदद करता। रोहन ने प्रिया के कंधे पकड़े, सिर हिलाया, नहीं, हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता। उसी समय भीड़ से एक धीमी आवाज आई, अगर यह लड़की शहर चली गई तो हमारे गांव में देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि हर कोई सुन सके। कुछ आंखें तुरंत प्रिया की ओर घूमीं, जिनमें ईर्ष्या, अफसोस और यहां तक कि एक छिपा हुआ पछतावा भी था। प्रिया ने सुना, लेकिन इस बार उसे पहले जैसा दर्द नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में पहली बार प्रिया ने समझा कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके फटे कपड़ों में नहीं है, न ही दूसरों की तिरस्कार भरी नजरों में, बल्कि उन चुपचाप किए गए कामों में है जो उसने सबसे कठिन समय में चुने। दूर समुद्र अभी भी उफान पर था, लेकिन प्रिया के दिल में एक नया आकाश धीरे धीरे खुल रहा था। समुद्र से एक ठंडी हवा किनारे की ओर बही, जो अपने साथ नमकीन गंध और सुबह की ठंडक लेकर आई। नारियल के पत्तों की छतें एक दूसरे से टकराकर सरसराहट कर रही थीं। रात की बारिश के बाद मछुआरों का गांव जैसे नया हो गया था, लेकिन सिर्फ कीचड़ ही नहीं धुला था, लोगों के दिल भी अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहे थे। प्रिया अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें कमजोर धूप में चमकते समुद्र को देख रही थीं। कल सुबह की कारों का काफिला, भावुक गले मिलना, कृतज्ञता भरी आंखें, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन सिर्फ एक रात के बाद जैसे ही सूरज निकला, अफवाहें टूटे हुए छत्ते की तरह फैलने लगीं। चाय बेचने वाली चाची एक पेड़ के नीचे बैठी सूखी मछली को पंखा करते हुए पड़ोसियों के कानों में फुसफुसा रही थी। देखा, मैंने कहा था, वह लड़की बाहर से तो बेचारी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। कमला, जो हमेशा से प्रिया से नफरत करती थी, ने तीखी आवाज में कहा, यह सब उसी का रचा हुआ नाटक है, वरना कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? वह बूढ़ा आदमी भी उसी की मिलीभगत का हिस्सा होगा। इस जमाने में कौन किसी की मुफ्त में मदद करता है? सुनने वाली औरतें सिर हिला रही थीं। उनकी आंखों में शक और ईर्ष्या का मिश्रण था। देखना, जल्द ही वह अमीर हो जाएगी और हमारे गांव को भूल जाएगी। जाल सिलने वाली एक और औरत ने अपनी निराशा निकालते हुए कहा। ये बातें हवा के साथ हर गली कूचे में फैल गईं और प्रिया के कानों तक भी पहुंचीं। पहले तो प्रिया को यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। लेकिन जब वह बाजार गई तो लोगों की उसे देखने की नजर बदल चुकी थी। अब वह पहले की तरह तिरस्कारपूर्ण नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी ईर्ष्या से भरी नजर थी। जो मछली बेचने वाली औरतें पहले अच्छी जगह के लिए लड़ती थीं और प्रिया को बाहर धकेल देती थीं, अब नकली मुस्कान के साथ कह रही थीं, प्रिया, कल मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट नूडल्स का कटोरा खिलाऊंगी। एक रिक्शा चालक, जिसने कभी उसे अभागी कहा था, अब उत्सुकता से कह रहा था, तुम्हें कहीं जाना है? मैं तुम्हें मुफ्त में ले जाऊंगा। हम पुराने दोस्त हैं। प्रिया ने बस एक फीकी मुस्कान के साथ विनम्रता से मना कर दिया और अपनी झोपड़ी में लौट आई।
वह भोली लड़की नहीं थी जो मानती थी कि हर कोई वास्तव में अच्छा होता है। वे गर्मजोशी से हाथ मिलाना, वे मैत्रीपूर्ण निमंत्रण। प्रिया जानती थी कि उन सब की एक कीमत थी। जब उसके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया। जब वह उन्हें वह दे सकती थी जो वे चाहते थे तो वे उसके पीछे पड़ गए। घर लौटते समय वह एक टूटी फूटी चाय की दुकान के सामने इकट्ठा हुए युवा लड़कों के एक समूह के पास से गुजरी। प्रिया की परछाई को देखकर एक जोरदार हंसी गूंजी। सावधान रहना, शहर जाकर हमें भूल मत जाना। अगर हमें भी थोड़ा फायदा मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और तेजी से चलने लगी, लेकिन वे शब्द एक ठंडे चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गए। एक दिन से भी कम समय में लोग इतनी जल्दी बदल सकते थे। प्रिया, जो कभी एक त्यागी हुई अभागी लड़की थी, अचानक ईर्ष्या और साजिश का निशाना बन गई थी। झोपड़ी पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और ठंडी मिट्टी के फर्श पर बैठ गई। छोटी सी झोपड़ी अब और भी तंग और घुटन भरी लग रही थी। बारिश और हवा के कारण नहीं, बल्कि बाहर की उन चुभती हुई नजरों और बातों के कारण। प्रिया ने अपने कठोर हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके दिल में एक ठंडा अकेलापन भर गया। माँ, काश तुम जीवित होती, तुम मुझे अपनी बाहों में भर लेती, मेरे बालों को सहलाती और कहती कि डरो मत, चाहे हवा किसी भी दिशा में बहे, तुम्हें अपना दिल साफ रखना है। प्रिया ने झोपड़ी की दरार से सिर उठाया, जहां से रोशनी की एक किरण आ रही थी। वह जानती थी कि अब से असली चुनौती शुरू होगी। भूख या प्यास नहीं, और न ही बेवजह की मार, बल्कि लोगों के दिलों के साथ एक मूक लड़ाई, अकेलेपन के साथ और समाज द्वारा दिए गए अदृश्य घावों के साथ। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, खुद से कहा, चाहे हवा का रुख बदल जाए, मैं अपना दिल नहीं बदलूंगी। बाहर समुद्र की हवा और तेज हो गई, अपने साथ नई अफवाहें और ईर्ष्या की चिंगारियां लेकर आई जो भड़कने का इंतजार कर रही थीं। अंधेरा एक भारी जाल की तरह मछुआरों के गांव पर छा गया। बाजार और झुग्गियों के बीच की छोटी छोटी गलियां अब उदास और नम हो गई थीं। खिड़कियों के पीछे दिए की टिमटिमाती रोशनी उन चेहरों पर पड़ रही थी जो दुख, खुशी और ईर्ष्या से भरे थे। प्रिया अपनी पुरानी कपड़े की थैली को कसकर पकड़े हुए पानी के गड्ढों से बचते हुए चुपचाप चल रही थी। उसके नंगे पैर ठंडे थे, कपड़े नमी से भीगे हुए थे। वह सुनसान बाजार की गली से गुजरी, सिर झुकाए जैसे हर नजर से बचना चाहती हो। सड़क के किनारे घनी झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई, फिर भारी कदमों की आवाज जो हर पल करीब आ रही थी। प्रिया अचानक मुड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसने एक गंदी बनियान पहन रखी थी, शराब की तेज गंध आ रही थी। उसकी आंखें लाल और धुंधली थीं। उसने प्रिया का रास्ता रोका, सीधे उसके चेहरे पर उंगली उठाते हुए कहा, तूने मेरा बटुआ लौटा। प्रिया घबराकर पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं लिया, वह हकलाते हुए बोली, पूरी तरह से घबराई हुई। शराबी और जोर से चिल्लाया, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसने मेरा बटुआ लिया है। मैंने अपनी आंखों से इसे तब पास में मंडराते देखा था जब मैं चाय की दुकान पर नशे में सो रहा था। फुसफुसाहट शुरू हो गई। औरतें, लड़कियां और युवा लड़के इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में आधी उत्सुकता और आधा संतोष था। प्रिया को बाजार के बीच में धकेल दिया गया। शराबी के हाथ ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। यह वही है, गरीब घर की लड़की, और कौन हो सकता है। एक दिन तो चोर का असली चेहरा सामने आना ही था। कमला बाहर खड़ी चिल्लाई, उसकी आंखों में विजयी चमक थी। माहौल भारी और शक से भरा हुआ था। प्रिया को लगा कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं, उसका सिर घूम रहा है। उसने चारों ओर देखा।
एक भरोसेमंद नज़र की तलाश में, लेकिन जवाब में केवल ठंडे, उदासीन और यहाँ तक कि व्यंग्यात्मक चेहरे थे। ठीक उसी समय एक परछाई तेजी से आई। राम काका बूढ़े लेकिन मजबूत जाल सिलने वाले भीड़ को चीरते हुए आए। उनकी आवाज गरज उठी, रुको। पूरी भीड़ चुप हो गई, मुड़कर देखने लगी। राम काका ने अपनी कमर पर हाथ रखकर शराबी की ओर इशारा किया। तू कहता है कि इसने चोरी की है, तो तेरा बटुआ कहाँ है? आदमी हकलाया, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह मैंने चाय की दुकान पर रखा था, अब गायब है। क्या किसी ने प्रिया को तुम्हारे पास मंडराते देखा था? राम काका ने भीड़ पर एक सख्त नजर डाली। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। राम काका आगे बढ़े, प्रिया के हाथ से फटी पुरानी थैली छीनी और उसे बाजार के बीच में खाली कर दिया। उसमें केवल कुछ पुराने घिसे हुए कपड़े, एक सूखी रोटी का टुकड़ा, एक पुराना रूमाल जिस पर मां का प्यार लिखा था और कुछ मुड़े हुए सिक्के थे। बटुए का कोई निशान नहीं था। प्रिया कांपती हुई खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। राम काका सीधे खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, एक छोटी लड़की जो इस गांव में सालों से अपमान सहती रही है, जो चावल का एक दाना भी बचाने की कोशिश करती है, उसमें चोरी करने की हिम्मत कहां से आएगी? तुम लोग। शराबी चुपचाप पीछे हट गया। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। राम काका नहीं रुके, वह सीधे कमला के पास गए, सीधे उसके चेहरे पर उंगली उठाई। और तुम, कल रात किसने तुम्हें सुना था जब तुम उस शराबी को प्रिया से झगड़ा करने के लिए उकसा रही थीं? बस उस पर चोरी का इल्जाम लगा दो और उसे गालियां दो, उसे यहां से भगा दो। कमला का चेहरा पीला पड़ गया, वह हकलाने लगी, नहीं नहीं, मैंने नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें चाय की दुकान पर यह कहते हुए सुना था। राम काका ने गुस्से से कहा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक बूढ़ी औरत ने आगे आकर कहा, मैंने भी उसे यह कहते सुना था कि उस लड़की की किस्मत चमक गई है, उसे गांव वालों के साथ अपना भाग्य बांटना चाहिए, उसे अकेले अमीर होने का कोई हक नहीं है। फुसफुसाहट धीरे धीरे गालियों में बदल गई। पत्थर, दिल औरत, इंसान के चेहरे में जानवर। कमला घबरा गई, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। गांव वालों की ठंडी, क्रोधित नजरें उस पर एक तूफान की तरह टूट पड़ीं। प्रिया वहां खड़ी उस दृश्य को देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब भावना उमड़ रही थी। खुशी नहीं, संतोष नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी। वह नहीं चाहती थी कि वे उसका पक्ष लें। वह यह भी नहीं चाहती थी कि वे उसके लिए बुरे लोगों को दंडित करें। वह बस यही चाहती थी कि काश लोग ईर्ष्या के कारण अच्छाई को बदनाम न करें। उसी पल एक गर्म हाथ प्रिया के कंधे पर रखा गया। प्रिया मुड़ी, रोहन वहां खड़ा था, अराजक नजरों के बीच शांत। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। चलो बेटी, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। प्रिया ने उस मजबूत हाथ को देखा, आंसू चुपचाप बह निकले। उसने उस हाथ को पकड़ा, भीड़ से बाहर निकल गई। बुरी अफवाहों और दोहरे चेहरों वाली नजरों से दूर, पीठ सीधी, सिर ऊंचा उठाए कीचड़ से बाहर निकली। लेकिन प्रिया की आत्मा अभी भी बेदाग थी। कार चौड़ी सड़कों पर धीरे धीरे चल रही थी। दोनों तरफ चौड़े पत्तों वाले पेड़ थे जो सुबह की धूप में आंखों को ठंडक दे रहे थे। शहर प्रिया के सामने था, अजीब और दूर। उसके गांव के गरीब, समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव से बिल्कुल अलग। जब कार एक आलीशान विला क्षेत्र में मुड़ी तो प्रिया रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने काले लोहे का एक बड़ा गेट था जिस पर जटिल घुमावदार डिजाइन थे जो उसके सिर से भी ऊंचा था। प्रिया के कठोर हाथों ने अनजाने में अपनी पुरानी कपड़े की थैली को कसकर पकड़ लिया। इस थैली में कुछ फीके पड़े कपड़ों के साथ यह उसकी गांव से लाई गई सारी संपत्ति थी। उसने अंदर के बड़े घर को देखा। सफेद दीवारें, चमकती कांच की खिड़कियां, ग्रेनाइट आरआरएम से बनी बालकनी, सब कुछ एक ठंडी भव्यता का एहसास दे रहा था जिसका प्रिया ने कभी सपना भी नहीं देखा था। रोहन उसके बगल में खड़ा था,
धीरे से मुस्कुराया और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। अब से यह तुम्हारा घर होगा। रिया ने भी प्रिया का हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, इसे अपना ही घर समझना बेटी। प्रिया ने झिझकते हुए सिर हिलाया और उनके पीछे लाल ईंटों वाले आंगन से गुजरी। घर में पहले कदम रखते ही प्रिया ने दोनों तरफ कतार में खड़े नौकरों की चुभती हुई नजरों को महसूस किया। कुछ ने उसे दया से देखा, कुछ ने फीकी हंसी हंसी। उनकी आंखें ठंडी थीं। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर और झुका लिया और तेजी से चलने लगी। रोहन के घर में पहले भोजन के दौरान प्रिया और भी असहज हो गई। लंबी चमकदार खाने की मेज, सफेद मेजपोश से ढकी हुई पतले चीनी, मिट्टी के कटोरे और प्लेटें रोशनी के नीचे चमकते, कांच के गिलास और खाना इतना खूबसूरती से सजाया गया था जैसे कोई पेंटिंग हो और खुशबू फैल रही थी। प्रिया ने अजीब तरह से चॉपस्टिक पकड़ी, समझ नहीं पा रही थी कि पहले कौन सी डिश ले। उसके गांव में भोजन में बस एक बर्तन में मिली जुली सब्जियों का सूप और थोड़ी सी सूखी नमकीन मछली होती थी। यहाँ हर डिश के लिए एक अलग चम्मच था, एक अलग तरीका था। उसने गलती से बीच की प्लेट से उठा लिया और तुरंत मेज के अंत से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। एक युवा नौकरानी ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि प्रिया सुन सके, गंवार इस घर में कैसे टिकेगी। प्रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसके कांपते हाथों ने चॉपस्टिक नीचे रख दी। रिया ने सब कुछ देखा। उसने बस धीरे से प्रिया के कटोरे में और खाना डाला। गर्मजोशी से मुस्कुराए, आराम से खाओ बेटी, संकोच मत करो। यहां हमारे परिवार में हम इन बातों की परवाह नहीं करते। प्रिया ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, सिर झुकाकर धीरे से कहा, जी मुझे माफ करना। भोजन एक अजीब माहौल में बीता। प्रिया ने मन ही मन खुद से कहा कि उसे कोशिश करनी होगी, सीखना होगा और ठीक से व्यवहार करना होगा ताकि उन लोगों को परेशान न करे जिन्होंने उसे अपनाया है। दोपहर में जब प्रिया रिया को लिविंग रूम साफ करने में मदद कर रही थी तो एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक जोरदार टूटने की आवाज आई। प्रिया चौंककर मुड़ी। उसने देखा कि फर्श पर एक कीमती प्राचीन फूलदान के टुकड़े बिखरे हुए थे। खुशबूदार फूल का पानी फर्श पर फैल गया था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ है, एक नौकरानी जिसका चेहरा पीला पड़ गया था दौड़कर आई और प्रिया की ओर इशारा किया। इन्होंने गिराया है, मैंने देखा है। दूसरों ने भी फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनकी आंखें एक साथ प्रिया की ओर मुड़ गईं। प्रिया का मुंह खुला रह गया। वह हैरान थी। नहीं, मैंने उसे छुआ भी नहीं। लेकिन उसकी कमजोर आवाज का नाफूसी के बीच खो गई। एक और नौकर ने कहा, वह फूलदान बहुत कीमती था, अब वह टूट गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया फर्श के बीच में जड़वत खड़ी थी। उसके दोनों हाथ इतने कसकर बंधे हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। ऊपर से चप्पलों की एक हल्की आवाज आई। रिया नीचे आ रही थी। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी नजर टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी और फिर प्रिया के पीले चेहरे पर रुक गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस धीमी आवाज में कहा, प्रिया मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है। प्रिया ने अपना गला साफ किया और लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चली। हर सीढ़ी उसके पैरों के नीचे बहुत ऊंची लग रही थी। प्रिया के दिल में डर और अपमान की भावना एक लहर की तरह उठी जिसने उसकी सारी शांति और प्रयास को डुबो दिया। विशाल लिविंग रूम में पीली कोमल रोशनी हल्की रंग की दीवारों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। ऊपर पूर्वजों की तस्वीर मुख्य हॉल के बीच में सम्मानपूर्वक लटकी हुई थी। 2 लाल मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जो दिवंगत लोगों के गंभीर दयालु चेहरों को रोशन कर रही थीं। माहौल इतना शांत था कि प्रिया अपने सीने में अपने कांपते दिल की धड़कन सुन सकती थी। रिया उसके सामने बैठी थी। उसका शरीर पतला था, उसके बालों में कुछ सफेद लटें थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक दयालु आभा बिखेर रहा था।
उसने धीरे से अपना गर्म हाथ प्रिया के कंधे पर रखा। उसकी आवाज हवा की तरह कांप रही थी, जो बाहर के पेड़ की पत्तियों को छू रही थी। बेटी, आज से तुम अब बाहरी नहीं हो, तुम हमारे परिवार की बेटी हो। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी गोल लाल आंखें। वह कुछ कह रहे हो जो किसी सिर उठाया कुछ कर रहे हो। पाती। इससे पहले ही रोहन भी बगल में बैठ गया। उसके खुरदरे कठोर हाथ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। मेरे पिता को बचाने का एहसान, हमारी इज्जत रखने का एहसान। लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ एक कर्ज चुकाना नहीं है। हम वास्तव में तुम्हें अपने खून की तरह मानते हैं। यह कहकर रोहन ने पीछे से एक छोटा कपड़े का बंडल निकाला, सावधानी से हर परत खोली। अंदर एक शुद्ध सफेद सलवार कमीज थी, जिसमें अभी भी नए कपड़े की खुशबू आ रही थी। रिया ने खुद पोशाक ली उठी और प्रिया के सामने आई। उसने दोनों हाथों से पोशाक को ऊपर उठाया, जैसे कि वह एक भाग्यशाली रिश्ते को उठा रही हो, और फिर धीरे से उसे उसके कंधों पर रख दिया। यह पोशाक तुम्हारी है, एक सफेद पोशाक जो एक साफ दिल की तरह रखी जानी चाहिए। आज से चाहे किसी ने भी तुम्हारा तिरस्कार किया हो, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। प्रिया ने कांपते हुए पोशाक के किनारे को पकड़ा। उसके आंसू अब नहीं रुक सके। वे बारिश की तरह बह निकले, गर्म और भारी। इतने सालों तक दुनिया में भटकने के बाद, इतनी बार भगाए जाने, डांटे जाने और बिना माँ बाप का बच्चा कहे जाने के बाद, प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह एक घर में सम्मान से खड़ी होगी। कोई उसे बेटी परिवार का, आर हर हर पर का और कतनी कहा का सदस्य कहेगा। उसने पूर्वजों की वेदी को देखा, जहां मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था, जैसे कि आमंत्रित कर रहा हो। अपने भ्रमित और कृतज्ञ हृदय के साथ प्रिया घुटनों के बल बैठ गई, दोनों हाथ श्रद्धा से जोड़कर। उसने 3 बार सिर अल्फारा के परताने के लिए अल्फारा के साथ झुकाया, हर बार एक मूक प्रतिज्ञा के साथ, एक भगवान का शुक्र है कि उसने उसे जीने का एक और मौका दिया। दो, वह जीवन भर ईमानदार रहने की कसम खाती है, उन लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ेगी जिन्होंने उसे अपनाया है। 3, वह वादा करती है कि वह हर दिन उस प्यार और सम्मान के योग्य बनने की कोशिश करेगी जो उसे दिया गया है। उस कमरे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बाहर बरामदे में हल्की हवा की आवाज थी, पत्तियों की सरसराहट, जैसे कि वे उसे सांत्वना दे रही हों। रोहन ने चुपचाप अपना चेहरा मोड़ लिया, एक आंसू को छिपाने के लिए जो गिरने वाला था। रिया ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और प्रिया के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाई, तुम्हारे माता पिता जहां भी होंगे वे मुस्कुरा रहे होंगे। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह कीचड़ में सनी भीख मांगने वाली लड़की नहीं थी। उस पल में वह एक नई लड़की में बदल गई, शुद्ध और गर्वित उन लोगों के बीच खड़ी थी जो वास्तव में उससे प्यार करते थे। समारोह के बाद रिया प्रिया को बड़े घर का दौरा कराने ले गई। उसने उसे हर कमरा, हर पुरानी तस्वीर, हर यादगार वस्तु दिखाई, धैर्यपूर्वक हर छोटी छोटी बात बताई, जैसे कि वह चाहती हो कि प्रिया वास्तव में इस जगह का एक हिस्सा बन जाए। गर्म दिए की रोशनी में उसकी आवाज एक लोरी की तरह थी, जो एक शांतिपूर्ण परिवार की तस्वीर बना रही थी, जिसका प्रिया ने हर रात सपना देखा था, और अब वह उसे छू सकती थी। जब रात हो गई तो प्रिया एक बड़ी खिड़की के सामने बैठी नीचे देर से खिले फूलों से भरे बगीचे को देख रही थी। उसके खिड़की के सामने दिल में विश्वास की एक टिमटिमाती लौ एक उज्ज्वल लौ में बदल गई। भले ही उसने कीचड़ से शुरुआत की हो, लेकिन जब तक कोई अपना दिल साफ रखता है, तब भी वह प्रकाश तक पहुंच सकता है। लेकिन जब प्रिया अपनी नई जिंदगी के पहले शांतिपूर्ण क्षणों का आनंद ले रही थी, बड़े गेट के बाहर जहां अंधेरा छाया हुआ था, एक ठंडी रहस्यमयी नजर
चुपचाप उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। वह नजर रात की हवा से भी ठंडी थी, समुद्र की गहराई से भी गहरी थी, और अपने साथ कुछ अशुभ लेकर आई थी जो आगे इंतजार कर रहा था। उस सुबह प्रिया ने अपना पुराना बैग अपने कंधे पर लटकाया और नए स्कूल के गेट के सामने हिचकिचाते हुए खड़ी हुई। आनंद विद्या मंदिर, यह नाम शहर के बीच में प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यहाँ के बच्चे हर कोई साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। चमकदार कारें उन्हें छोड़ने आती थीं, उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, अपने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ा और सुनहरी ईंटों वाले स्कूल के आंगन में कदम रखा। वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने अपने पीछे फुसफुसाहट सुनी। वह लड़की, सुना है कि वह एक भिखारिन है जिसे रोहन जी के परिवार ने गोद लिया है। सच में उसके हाव भाव से ही पता चलता है कि वह निचले तबके से है। एक लड़की की तीखी आवाज गूंजी, कड़वी और व्यंग्यात्मक। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और तेजी से चलने लगी। छात्रों की भीड़ छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हो गई। चुभती हुई नजरों के नीचे प्रिया ने खुद को साफ फर्श पर एक धब्बे की तरह महसूस किया। कक्षा में पहुंचकर उसने झिझकते हुए कमरे के कोने में एक खाली जगह खोजी। जब उसने अपनी कुर्सी खींची तो बगल की लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और चुपके से अपनी कुर्सियां दूर खिसका लीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ठंडक प्रिया के सीने पर पत्थरों की तरह भारी थी। कक्षा शुरू हुई। कक्षा शिक्षक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनका चेहरा गंभीर था लेकिन आंखों में सहानुभूति थी, ने प्रिया का परिचय कक्षा से कराया। यह प्रिया है, आज से वह हमारी कक्षा की नई सदस्य है। कोई ताली नहीं, बस एक घुटन भरी खामोशी। प्रिया कई उदासीन, ठंडी नजरों के बीच खड़ी रही। उसने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। पूरी कक्षा के दौरान नेहा कक्षा की सबसे लोकप्रिय लड़की, जिसके बाल भूरे रंगे हुए थे। कलाई पर एक महंगी घड़ी चमक रही थी। बीच बीच में प्रिया को देखती और अपने बीच में प्रिया को देखती। दोस्तों के समूह से फुसफुसाती, उसकी आंखों में तिरस्कार था। लंच ब्रेक के दौरान नेहा प्रिया की मेज के पास से गुजरी, जानबूझकर जोर से कहा, क्या इस घर में लोग खत्म हो गए थे कि एक कबाड़ उठाने वाली को ले आए? पूरा समूह हंस पड़ा। प्रिया ने अपना चेहरा अपनी कॉपी में झुका लिया, दोनों हाथ मेज के नीचे कसकर बंधे हुए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई नाराजगी भरी नजर नहीं, बस एक धैर्य था, जैसे एक मोटी परत उसके छोटे खून बहते दिल को ढके हुए हो। दिन बीतते गए। प्रिया एक अदृश्य व्यक्ति की तरह स्कूल जाती, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ समूह में काम नहीं करता, कोई उसके बगल में बैठना नहीं चाहता। हर बार जब शिक्षक समूह चर्चा के लिए कहते तो वह अकेली ही काम करती। कभी कभी बगल की मेजों से हंसी की आवाजें सुनती। दोपहर के भोजन के दौरान प्रिया आंगन के एक कोने में एक पेड़ के नीचे बैठती, चुपचाप अपनी सूखी रोटी खाती। कभी कभी अजीब कागज के टुकड़े उसकी मेज की दराज में गिरते। कभी कभी यह एक मजाकिया चित्र होता, कभी कभी यह टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा होता, ढोंगी, राजकुमारी के वेश में कबाड़ वाली। अच्छी लड़की होने का नाटक करती रहो, कौन विश्वास करेगा? प्रिया चुपचाप उन्हें इकट्ठा करती, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर कक्षा के कूड़ेदान में छिपा देती। उसने रोहन को नहीं बताया, उसने रिया को भी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने उसे पहले ही बहुत कुछ दे दिया था। वह उन लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी जो उससे प्यार करते थे। एक शाम, एक कक्षा के बाद, जब वह अपनी किताबें समेट रही थी, प्रिया ने देखा कि एक कागज का टुकड़ा उसकी मेज की दराज से फिसल गया। कागज मुड़ा हुआ था, लाल स्याही से बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, ढोंगी। प्रिया ने कागज को अपनी हथेली में भींच लिया। आश्चर्य के कारण नहीं, गुस्से के कारण नहीं, बल्कि कड़वाहट के कारण। भले ही उसकी जिंदगी बदल गई थी, भले ही उसने नए कपड़े पहन लिए थे,
भले ही वह शहर के बीच में एक चमकदार हवेली में बैठी थी, लेकिन उसका अतीत एक लंबी परछाई की तरह था जो हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। प्रिया ने सिर उठाकर विशाल स्कूल के आंगन को देखा, जहां शाम की ढलती रोशनी ने एक उदास नारंगी रंग बिखेर दिया था। उस पल में उसने एक बात समझी, समाज में अपनी जगह बदलने से लोग आपको देखने का तरीका तुरंत नहीं बदल देते। मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा, खुद ही सीधा खड़ा होना होगा, खुद ही उन नजरों को बदलने पर मजबूर करना होगा। आंसुओं से नहीं, नफरत से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और अपनी मूक दृढ़ता से। प्रिया ने मुड़े हुए कागज को अपने बैग में डाला, उठी और हंसी मजाक से भरी कक्षा से चुपचाप बाहर निकल गई। उसकी परछाई स्कूल के आंगन के फर्श पर लंबी थी, छोटी लेकिन दृढ़, जैसे एक जंगली घास का तिनका जीवन की हवाओं का सामना कर रहा हो। उस सुबह कक्षा का माहौल कुछ अलग लग रहा था। गलियारे में छोटे छोटे झंडे लगे थे। स्कूल के आंगन में लाल बैनर लटके थे जो स्कूल स्तरीय साहित्य और भाषण प्रतियोगिता का स्वागत कर रहे थे। प्रिया कक्षा के कोने में सिकुड़कर बैठी थी, अपने हाथ में मुड़े हुए निबंध के कागज के कोने को सहला रही थी। इस साल की प्रतियोगिता का विषय था, इस विशाल दुनिया में मैं कौन हूं। जब कक्षा शिक्षक ने भाषण के लिए चुने गए उत्कृष्ट निबंधों की सूची की घोषणा की, तो पूरी कक्षा में हलचल मच गई और प्रिया का नाम सुनकर कई आंखें आश्चर्य और संदेह के साथ उसकी ओर मुड़ गईं। खिड़की के पास बैठी नेहा मुड़ी और फीकी हंसी हंसी। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दोपहर जब स्कूल का आंगन धूप से नहाया हुआ था, सभागार छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ था। प्रिया मंच के पीछे खड़ी थी, उसके कांपते हाथ एक छोटा सा चौक का टुकड़ा कसकर पकड़े हुए थे। विशाल मंच पर पीली कोमल रोशनी पड़ रही थी जो शुद्ध सफेद सलवार कमीज में छोटी लड़की के चेहरे को रोशन कर रही थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे आगे बढ़ी, खुद से कहा, चाहे हवा विपरीत क्यों न हो, मुझे आगे बढ़ना है। उसने अपने हाथ में चौक को कसकर पकड़ा, उसे एक मूक प्रतिज्ञा के रूप में मंच पर रख दिया। कोई दिखावा नहीं, कोई अलंकृत शब्द नहीं, बस अपनी जीवन कहानी। प्रिया ने अपने सामने बैठे चेहरों को देखा, उसकी आवाज खुरदरी लेकिन दृढ़ थी। मैं प्रिया हूं। मैं समुद्र के किनारे एक फटी पुरानी झोपड़ी में रहती थी, पतली दाल के साथ चावल खाती थी और कचरे की तरह भगाई जाती थी। लेकिन मुझे दयालुता भी मिली है। मैंने जाना है कि बिना किसी वापसी की उम्मीद के दयालुता क्या होती है। उसकी गहरी गर्म आवाज गूंजी कांप नहीं रही थी, जैसा कि उसे डर था, बल्कि शक्तिशाली रूप से सुनने वालों के दिलों के हर कोने को छू रही थी। उसने ठंडी बारिश, भूखे पेट के साथ हवा भरी रातों और लोगों द्वारा कोसे जाने और धकेले जाने के दिनों के बारे में बताया। लेकिन वहां धूप की किरणें भी थीं। जब किसी ने उसे एक रोटी, एक गर्म कपड़ा दिया, उसने एहसान, कृतज्ञता और इंसानियत में एक छोटे लेकिन कभी न बुझने वाले विश्वास के बारे में बात की। पूरा सभागार शांत हो गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंसी नहीं, बस हर किसी के सीने में धड़कते दिलों की आवाज। प्रिया रुकी, एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कई तूफानों के बाद एक धारा को आखिरकार अपना रास्ता मिल गया हो। उसने सिर झुकाया, और आज मैं यहां किसी की दया मांगने के लिए नहीं खड़ी हूं। मैं बस यह कहना चाहती हूं कि मेरा अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, मुझे गर्व है कि मैंने इसे एक साफ दिल के साथ पार किया है। मैं हूं एक साधारण इंसान जो जीवन के एहसानों को कभी नहीं भूलती। एक ताली की आवाज आई, फिर एक साथ लहर की तरह। कक्षा शिक्षक उठे, उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ लड़कियों ने अपनी लाल आंखों के कोने पोंछे। यहां तक कि जो लोग कभी फुसफुसाते और मजाक उड़ाते थे, वे भी चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था,
आखिरी पंक्ति में नेहा ने अपने दोनों हाथ भींच लिए। उसके नुकीले नाखून उसकी हथेलियों में इतने गहरे ढंस गए थे कि वे सफेद पड़ गए थे। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी ईर्ष्या भरी चमक थी। प्रिया मंच से नीचे उतरी, बिना मुड़े नेहा के पास से गुजरी। बाहर की हवा हरे भरे पेड़ों के बीच से धीरे धीरे बही अपने साथ एक हल्की मीठी सुगंध लेकर आई, जैसे एक मूक बधाई। प्रिया समझ गई आगे का रास्ता अभी भी मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा उठाकर अपने पैरों पर चलना सीख लिया था। कोई जयकार नहीं, कोई दया नहीं, बस एक छोटा लेकिन दृढ़ विश्वास कि वह एक योग्य जीवन जी रही है, जी रही थी और जिएगी। एक भारी शाम स्कूल के आंगन पर छा गई। आकाश धूसर था, हल्की बारिश हो रही थी, जैसे पूरी रात चलती रहेगी। प्रिया ने आखिरी कक्षा के बाद अपनी किताबें समेटी घर जाने की तैयारी कर रही थी कि उसने अपनी मेज की दराज से एक छोटा सा पत्र गिरते देखा। कागज पुराना था, लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी। आज रात स्कूल के पीछे वाली गली के कोने में कुछ कहना है। प्रिया ने कागज पकड़ा। उसके दिल में एक बेचैनी उठी। किसने भेजा, इतना गुप्त क्यों? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक कमजोर उम्मीद की किरण जगी। क्या पता कोई उससे माफी मांगना चाहता हो, सुलह करना चाहता हो। उस रात जब स्कूल के आंगन में केवल कुछ गलियारे की रोशनी बची थी, प्रिया चुपचाप गेट से बाहर निकली और स्कूल के पीछे की छोटी गली में चली गई। गली सुनसान थी, ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी, नम कचरे की बदबू आ रही थी। धुंधली सड़क की रोशनी गहरे अंधेरे कोनों को रोशन नहीं कर पा रही थी। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक अंधेरे से एक समूह बाहर निकला। नेहा भीड़ के बीच में खड़ी थी, हाथ छाती पर बांधे, होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। उसके बगल में 3-4 और छात्र थे। उनके चेहरे चालाक थे, उनकी आंखें भूखे कौओं की तरह चमक रही थीं। समय पर हो गंगवार। नेहा की आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसके पीछे एक कड़वा मजाक छिपा था। प्रिया पीछे हटी, उसे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। माफी मांगना चाहती हो, बहुत देर हो चुकी है, एक और नेता ना मारा। नेहा ने अपनी जेब से एक चमकदार फोन निकाला और उसे ऊपर उठाया। यह फोन, नेहा ने तीखी आवाज में कहा। जानबूझकर जोर से सुबह खो गया था, हर कोई जानता है, लेकिन हमने तुम्हें नेहा की मेज के पास मंडराते देखा। भीड़ फुसफुसाने लगी। आंखें प्रिया की ओर मुड़ गईं। कोई फोन पर टाइप कर रहा था, कोई चुपके से वीडियो बना रहा था। हर नजर, हर फुसफुसाहट प्रिया के शरीर पर तेज चाकू की तरह चुभ रही थी। प्रिया खड़ी रही, उसका गला रुंध गया। वह चिल्लाना चाहती थी, इनकार करना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन अब सारे शब्द व्यर्थ थे। जब झूठ पहले से ही रचा जा चुका हो, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? नेहा पास आई, फोन प्रिया के चेहरे के पास ले जाकर गुस्से से कहा, चाहती हो कि मैं गार्ड को बुलाऊं या खुद ही मान लो? हंसी की आवाजें गूंजी जैसे रात में जंगली पक्षियों का झुंड चिल्ला रहा हो। प्रिया ने अपने होंठ इतने जोर को और फेंक से काटे कि खून निकल आया। बारिश अभी भी हो रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसके बालों और कंधों पर जम गईं। ठंडी अपमान की भावना उसके शरीर में फैल गई। भीड़ धीरे धीरे घेरा कसने लगी। गालियों और फुसफुसाहटों की आवाजें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। कितनी बेशर्म है गरीब होने के साथ साथ लालची भी। सच में बेशर्म। प्रिया कांपती हुई अपमान के परेशान की साथ ही घेरे के बीच खड़ी रही। उसे लगा कि वह एक तेज धारा के बीच बह रही है। कोई सहारा नहीं, कोई बचाने वाला हाथ नहीं। जब वह पूरी तरह से निराश थी, गली के छोर से भारी कदमों की आवाज आई। एक परछाई तेजी से आई। नेहा और उसके दोस्तों के समूह को एक तरफ धकेल दिया। इससे पहले कि भीड़ कुछ समझ पाती, प्रिया को घेरे से बाहर खींच लिया गया था। वह अभी होश में नहीं आई थी।
बस महसूस कर रही थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा है, उसे गली के अंत में टिमटिमाती रोशनी की ओर खींच रहा है। पीछे नेहा की गुस्से भरी चीख गूंजी, उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। लेकिन अजनबी के कदम तेज और दृढ़ थे। कुछ ही पलों में वे एक टूटी हुई ईंट की दीवार के पीछे गायब हो गए, जिससे शोर मचाती भीड़ हल्की बारिश में हैरान खड़ी रह गई। प्रिया को एक अंधेरी छोटी गली में ले जाया गया, जहां नीचे झुग्गी झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। उसे बचाने वाले ने रुककर हांफना शुरू कर दिया। प्रिया लड़खड़ाकर गिर गई। उसके दूसरे से गालों पर आंसू बह रहे थे, बारिश के साथ मिल रहे थे। उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। डर के कारण नहीं, बल्कि इस शानदार शहर के बीच कड़वाहट के कारण। वह अभी भी एक कमजोर इंसान थी, जिसे आसानी से पूर्वाग्रह और ईर्ष्या से कुचला जा सकता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वह कितनी भी ईमानदार क्यों न रही हो, बस एक झूठे आरोप से लोग उसे बिना किसी दया के कीचड़ में धकेलने को तैयार थे। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेली में इतनी गहराई से धंस गए कि दर्द होने लगा। उसने खुद से कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह अपने दिल को काला नहीं होने देगी। वह उठेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ठंडी हल्की बारिश में प्रिया का हाथ पकड़ने वाला हाथ बहुत मजबूत था। वह हाथ बड़ा या खुरदरा नहीं था, लेकिन उसने उसे एक अजीब सी गर्मी दी, जिससे प्रिया के कमजोर पैरों को आगे बढ़ने की ताकत मिली। वे अंधेरी छोटी गली से होकर पुरानी कक्षा की इमारतों के पीछे पहुंचे, जहां अभी भी धुंधली रोशनी जल रही थी। जब प्रिया हांफते हुए रुकी, तो उसने महसूस किया कि उसे ले जाने वाला व्यक्ति रोहन का बेटा आदित्य था। आदित्य की सफेद कमीज बारिश से भीग चुकी थी, उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रात में एक जिद्दी आग की तरह चमक रही थीं। प्रिया हकलाने लगी, कुछ पूछ पाती। इससे पहले ही आदित्य ने उसे धीरे से प्रिंसिपल के कार्यालय के पास एक कोने में खींच लिया। यहां बैठो, डरो मत, आदित्य ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसने हैरान होकर उसे देखा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कभी नहीं, उन दिनों में जब अनगिनत ठंडी नजरें उसका पीछा करती थीं, उसने कभी इतना कोमल विश्वास महसूस नहीं किया था। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन अभी भी जल रही थी। देखो, उसने प्रिया को दिया। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रिया ने उसे लिया। आदित्य ने उसे लिया। उसके प्रेरणाखून भी उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, जिसमें नेहा और उसके दोस्त उसे फंसाने की योजना बना रहे थे। कैसे वे फोन को प्रिया के बैग में छिपाने की बात कर रहे थे, कैसे नेहा ने चुपके से डेटिंग का कागज उसकी मेज की दराज में डाल दिया था। सब कुछ साफ साफ था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया। आंसू बह निकले। दर्द के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार धोखे और तिरस्कार से भरी इस जगह में वह जानती थी कि कोई अभी भी उसके साथ है। आदित्य उठा, अपना गीला बाहरी जैकेट उतारा और उसे कांपती हुई छोटी लड़की के कंधों पर डाल दिया। मेरे साथ चलो, उसने संक्षेप में कहा, और फिर से उसका हाथ पकड़कर सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर ले गया। उस रात तेज सफेद रोशनी के नीचे गंभीर कमरे में आदित्य ने प्रिंसिपल और कक्षा शिक्षक के सामने वीडियो चलाया। प्रिया ने सिर झुका लिया, अपनी कमीज का कोना कसकर पकड़े हुए अपने दिल को धड़कते हुए सुना, जैसे वह फट जाएगा। नेहा और उसके दोस्तों के समूह को बुलाया गया। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कसकर बंधे हुए थे। उसकी आंखें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। प्रिंसिपल, जो हमेशा शांत रहते थे, ने पहली बार मेज पर हाथ मारा। उनकी आवाज कमरे में गूंजी, यह शर्मनाक है। आनंद विद्या मंदिर इस तरह के मनगढ़ंत झूठे आरोप और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा।
नेहा फूट फूट कर रोने लगी। घुटनों के बल बैठ गई, उसके आंसू और नाक बह रहे थे। लेकिन उन देर से आए आंसुओं से कुछ भी नहीं बचाया जा सकता था। अगली सुबह एक भारी अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की गई। उसे 1 महीने के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया। उसके रिकॉर्ड में एक बुरा नोट लिखा गया और पूरे स्कूल के सामने चेतावनी दी गई। उसकी प्रतिष्ठा, जिस पर नेहा को हमेशा गर्व था, सबके सामने चकनाचूर हो गई। गलियारे में छात्रों के समूह फुसफुसा रहे थे। किसने सोचा होगा, वह इतनी अच्छी लगती थी लेकिन इतनी दुष्ट निकली। बेचारी प्रिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उस गिरोह ने उसका वीडियो भी बनाया। अब कौन ढूंगी है प्रिया, अपनी आदत के अनुसार सिर झुकाए आंगन से गुजरी। लेकिन इस बार लोगों की उसे देखने की नजर में तिरस्कार नहीं था, बल्कि पछतावा प्रशंसा थी। प्रिया के दिल में एक छोटा सा फूल चुपचाप खिला, कोई ताली नहीं, बस यह जानना कि उसने पार कर लिया है। उस दोपहर जब सुनहरी धूप पुरानी टाइलों वाली छतों पर पड़ रही थी, आदित्य उसके बगल में धीरे धीरे चल रहा था। जहां एक पेड़ की छाया ने आकाश का एक बड़ा हिस्सा ढक रखा था। आदित्य कुछ देर हिचकिचाया और फिर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, मुझे माफ करना कि मैं जल्दी नहीं आ सका। प्रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नम थीं। मुझे आदत है, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज पानी पर फिसलती हवा की तरह थी। अन्याय की आदत मत डालो, आदित्य ने कहा। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। आज के बाद जो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाना चाहेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। यह बात प्रिया के दिल में एक प्रतिज्ञा की तरह गूंज उठी। कोमल सूर्यास्त के रंगों से रंगे आकाश के नीचे समुद्र की हवा धीरे धीरे बही, अपने साथ यादों की नमकीन गंध लेकर आई जो छोटी लड़की के नरम बालों में उलझ गई। जीवन का एक नया अध्याय शांत लेकिन दृढ़ खुल रहा था। गर्मियों की एक सुबह समुद्र की हवा पेड़ों की कतारों से होकर गुजर रही थी। लाल फूल स्कूल के आंगन में बिखरे हुए थे। झंडे के खंभे पर तिरंगा लहरा रहा था, जैसे कि वह नए सपनों का स्वागत कर रहा हो। उस दिन सभागार धूप और खुशी से जगमगा रहा था। वार्षिक समारोह का दिन भी स्कूल जीवन को विदाई देने का दिन था। प्रिया शुद्ध सफेद सलवार कमीज में पहली पंक्ति में बैठी थी। उसके बाल सादे तरीके से गूंथे हुए थे, उसका चेहरा चमक रहा था। रिया और रोहन भी वहां थे। माता पिता की सम्माननीय पंक्ति में गर्व से बैठे थे। मंच पर प्रिंसिपल, जिनके बालों में सफेदी आ गई थी, ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के नाम पुकारे। हर नाम के साथ तालियों की गड़गड़ाहट होती। जब वह रुके, एक नई सूची हाथ में लेकर, उनकी आवाज धीमी हो गई। शांत सभागार में गूंज उठी। और अब हम एक विशेष लड़की को सम्मानित करना चाहते हैं, जिसने साबित किया है कि इच्छा शक्ति, करुणा और दयालुता हर पूर्वाग्रह को हरा सकती है। सभी की आंखें प्रिया की ओर मुड़ गईं। प्रिया, जिसने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पूरी छात्रवृत्ति जीती है और इस साल की प्रेरणादायक छात्रा का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। प्रिया उठी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर चढ़ी। आदित्य मंच के सबसे करीब की पंक्ति में बैठा था, चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। प्रिया ने पुरस्कार लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। जब उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो वह माइक्रोफोन के पास गई। एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज गूंजी। पहले कांपती हुई, फिर धीरे धीरे गर्म और भावुक हो गई। मैं एक छोटे से मछुआरों के गांव में पैदा हुई थी। गरीबी और भूख मेरे बचपन के साथी थे। मुझे लोगों ने भगाया। मेरे निम्न कुल के कारण मेरा तिरस्कार किया गया। लेकिन मुझे उन लोगों से सबसे गर्मजोशी भरा प्यार भी मिला जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। मेरी माँ, एक मेहनती मछली बेचने वाली महिला, ने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई पाप नहीं है, केवल अपनी इंसानियत खो देना
ही सबसे शर्मनाक बात है। और मैं अपनी माँ के शब्दों को अपने साथ लेकर कई तूफानों से गुजरी। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं खड़ी हूं कि मैं किसी से बेहतर हूं। मैं बस भाग्यशाली हूं। उन लोगों से मिलने के लिए भाग्यशाली हूं जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया जब मुझे खुद पर शक था। प्रिया रुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। एक हल्की हवा ने उसकी पोशाक को लहरा दिया। पूरा सभागार शांत हो गया। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई उदासीनता नहीं, बस धड़कते हुए दिल थे जो साझा कर रहे थे और महसूस कर रहे थे। कुछ माता पिता ने धीरे से अपनी आंखें पोंछीं। कुछ शिक्षक सिर हिला रहे थे, उनकी आंखें नम थीं। और छात्रों की भीड़ में कहीं युवा आंखें उम्मीद और प्रशंसा से चमक रही थीं। वहां एक बच्चा था जो प्रिया की तरह ही था, दुबला, पतला और शर्मीला, लेकिन जिसके दिल में सपनों का एक पूरा आकाश था। प्रिया ने सिर झुकाया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से उतरी। जब वह नीचे उतरी तो रिया दौड़कर आई, उसे गले लगा लिया। आंसू बह निकले। मेरी बेटी, आज तुम बहुत चमक रही हो। प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी दूसरी मां के गर्म दिल की धड़कन को महसूस किया। पास में रोहन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, जो उसके मोटे चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। आदित्य हमेशा की तरह बस उसे दूर से चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान ने उसके सारे मुंह गर्व को बयां कर दिया। समारोह ढोल की थाप और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समाप्त हुआ। हर कोई स्कूल के आंगन में फैल गया, तस्वीरें खिंचवा रहा था, ऑटोग्राफ ले रहा था। प्रिया एक पेड़ के पास खड़ी थी, हाथ में पुरस्कार लिए हुए। उसका दिल अवर्णनीय भावनाओं से भरा हुआ था। अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, सफेद कमीज पहने, हाथ में कैमरा लिए उसके सामने आया। नमस्ते बेटी, वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूं। मैंने तुम्हारा भाषण सुना। मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या मैं तुम्हारा साक्षात्कार ले सकता हूं और तुम्हारे बारे में एक लेख लिख सकता हूं? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। रिपोर्टर ने अपनी ईमानदार आंखों से कहा, हमें तुम जैसी खूबसूरत कहानियों की जरूरत है ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। क्या तुम सहमत हो? प्रिया ने धीरे से अपने होंठ काटे, एक सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से सिर हिला दिया। प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह समझती थी कि आज की हर ईमानदार साझेदारी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उम्मीद जगा सकती है जो अंधेरे में भटक रहा है, और अगर हो सके तो वह अपनी छोटी सी रोशनी से जीवन का कर्ज चुकाना चाहती थी। एक और हल्की हवा चली, जिससे एक लाल फूल की पंखुड़ी प्रिया के कंधे पर गिर गई। उसने साफ नीले आकाश की ओर देखा, मन ही मन फुसफुसाया, माँ, मैंने आपकी सीख का पालन किया है। मैं तूफान से गुजरी हूं और फूल खिल गए हैं। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती कीचड़ भरी लाल सड़क पर एक छोटी लड़की की परछाई एक पुरानी साइकिल चला रही थी। साइकिल के पीछे की टोकरी किताबों, कुछ स्लेटों और कपड़े की एक फीकी थैली में लिपटे कुछ सफेद चौक से भरी हुई थी। शुरुआती वसंत की कोमल धूप उसके गूंथे हुए बालों और सादे सफेद सलवार कमीज पर पड़ रही थी। समुद्र की हवा चल रही थी, अपने साथ एक परिचित नमकीन गंध लेकर आई। यह प्रिया थी। अब वह सालों पहले की भीख मांगने वाली लड़की नहीं थी, न ही पुरानी बुरी अफवाहों वाली भाग्यशाली लड़की। अब वह अपने पुराने मछुआरों के गांव में लौट आई थी। अपने साथ वह गर्मजोशी भरी रोशनी लेकर आई थी, जिसे उसने अपने बड़े होने के वर्षों में संजोया था। प्रिया ने एक विदेशी कंपनी के आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, उस शानदार जीवन को अस्वीकार कर दिया था जिसका कई लोग सपना देखते हैं। इसके बजाय उसने आदित्य के साथ, जो तूफानी दिनों में उसका मूक साथी था, मिलकर मध्य भारत के गरीब बच्चों के लिए शीतकालीन ज्वाला नामक एक कोष की स्थापना की। छोटे छोटे दान, पुरानी किताबों के संग्रह से यह कोष एक टिमटिमाती,
लेकिन लगातार जलती हुई लौ की तरह फैलता गया। और आज वे उस जगह पर लौटे जहां से सब भारत की तरह से एक इसके एक साथ कराने संभार के साथ मालाने के कुछ शुरू हुआ था। समुद्र के किनारे का गरीब मछुआरों का गांव। यहाँ घुमावदार कच्ची सड़कें अभी तक पक्की नहीं हुई थीं। नारियल के पत्तों की झुकी हुई छतें हर तूफान से पहले फट जाती थीं। छोटे नंगे पैर अभी भी हर दिन स्कूल जाने के लिए खारे पानी में चलते थे। लेकिन यहीं पर प्रिया ने दयालुता का पहला पाठ सीखा था। साइकिल खाली जमीन के एक टुकड़े के सामने रुक गई, जहां कभी एक छोटा बाजार हुआ करता था, अब उसे साफ कर दिया गया था। एक अस्थायी बोर्ड तार से लटका हुआ था, जिस पर चौक से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, शीतकालीन ज्वाला कक्षा। सांवले बच्चे पहले ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके थे। कोई स्लेट पकड़े हुए था, कोई किताब, कोई उत्सुकता से अपने पंजों पर खड़ा था। प्रिया को देखकर पूरा झुंड छोटे पक्षियों की तरह चहचहाते हुए बाहर भागा। प्रिया प्रिया को तारा सत्ता को करने पताए। मैम आ गईं। मैम, आज हम पढ़ना सीखेंगे या चित्र बनाना। प्रिया हंसी, अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछीं और प्यार से हर बच्चे के कंधे पर थपथपाया। आदित्य भी पीछे से आया, हाथ में नए सफेद नोटबुक के कुछ पैकेट लिए हुए। दोनों ने बोर्ड लगाया, कुछ साधारण मेज कुर्सियां रखीं और एक पुरानी चटाई पर किताबें और नोटबुक फैला दी। कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई एयर कंडीशनर नहीं, बस बच्चों की उज्ज्वल मुस्कान ही कक्षा को रोशन करने के लिए काफी थी। एक सुनसान कोने में एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चुपचाप खड़ी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें गहरी थीं। प्रिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह कमला थी, वह औरत जो पहले उसके प्रति सबसे क्रूर थी। अब वह एक फटे पुराने कपड़े में सिकुड़कर खड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी आंखें लोगों की भीड़ में खोई हुई थीं। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। गांव वाले बस एक लंबी सांस लेकर सिर हिलाते थे। प्रिया चुपचाप बच्चों के झुंड से निकली और कमला की ओर बढ़ी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, दादी, मैं आपको अंदर आराम करने के लिए ले चलती हूं। बाहर बहुत धूप है। कमला ने प्रिया को हैरानी से देखा, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो। उसके झुर्रीदार चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम। प्रिया मुस्कुराई, उसे कक्षा के बगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई, जहां एक साफ बिस्तर, चटाई और ठंडा पानी पहले से ही तैयार था। माफ करना भूलने के लिए नहीं होता, बल्कि मन को हल्का करने के लिए होता है, ताकि बिना किसी नफरत के आगे बढ़ सकें। उसकी शाम कक्षा का उद्घाटन समारोह सादा लेकिन गर्मजोशी भरा था। कुछ छोटे बैनर पेड़ों के नीचे लटके हुए थे। दर्जनों बच्चे जमीन पर बैठे थे, मासूमियत से हंस रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। प्रिया उस घेरे के बीच में खड़ी थी, बच्चों को अपनी बाहों में लिए हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं, हर गंदे लेकिन प्यारे चेहरे को देख रही थी। किनारे पर लहरों की आवाज एक लौरी की तरह थी। सूखी मछली की गंध, हवा में घुली नमक की गंध दूर की, लेकिन परिचित यादें ताजा कर रही थीं। आदित्य बाहर चुपचाप खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसकी आंखों में प्रिया उस समय खिले किसी भी फूल से ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक एक छोटी सी लड़की, जिसकी दो चोटियां टेढ़ी मेढ़ी बंधी हुई थी, ने प्रिया की कमीज खींची और धीरे से पूछा, प्रिया मैम, क्या आप हमेशा हमें पढ़ाने के लिए यहीं रहेंगी? दूसरे बच्चों ने भी एक साथ कहा, कहीं मत जाना मैम, आपने मुझे पढ़ना सिखाया, मैं आपको पत्र भेजूंगी। प्रिया हंसी, आंसू बह निकले। उसने बार बार सिर हिलाया, बच्चों के झुंड को गले लगा लिया। उसका दिल समुद्र की हवा की तरह हल्का था। जिस जगह पर कभी तिरस्कार भरा था, प्रिया ने अच्छाई के बीज बो दिए थे। जिस जगह ने कभी उसे ठुकराया था, अब वह सबसे प्यारे बुलावे से गर्म थी। साफ आकाश पर सूर्यास्त ने एक शानदार नारंगी रेशम की पट्टी बिछा दी थी।
वह रोशनी न केवल प्रिया के रास्ते को रोशन कर रही थी, बल्कि उन छोटे दिलों को भी रोशन कर रही थी जो प्यार, धैर्य और करुणा से हर दिन बड़े हो रहे थे। एक यात्रा समाप्त हुई। एक नई यात्रा फिर से शुरू हुई, शांत लेकिन शीतकालीन ज्वाला की तरह तीव्र। आप जानते हैं, प्रिया की कहानी सुनने के बाद मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। कोई भी यह नहीं चुन सकता कि वह कहाँ पैदा हुआ है, लेकिन हम पूरी तरह से यह चुन सकते हैं कि हम कैसे जीते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय होंगे जब जीवन आपको पूर्वाग्रहों, जहरीली अफवाहों और यहाँ तक कि उन लोगों से विश्वासघात से भी गिरा देगा जो कभी आपके साथ हंसते थे। लेकिन कृपया इस वजह से अपनी दयालुता, करुणा और खुद पर विश्वास न खोएं, क्योंकि असली रोशनी सिर्फ अपना रास्ता रोशन करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास की खोई हुई आत्माओं के लिए उम्मीद जगाने के लिए भी होती है। मेरा मानना है कि हम में से हर एक के पास प्रकाश का एक बीज है। धैर्यपूर्वक इसे पोषित करें, भले ही मिट्टी बंजर हो, भले ही आसमान में तूफान हो, और फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोई गई अच्छी चीजें आपके जीवन में सबसे शानदार फूलों के मौसम के रूप में वापस खिलेंगी। हर कोई भाग्यशाली पैदा नहीं होता, लेकिन हर किसी को अंधेरे में एक दीपक बनने का विकल्प चुनने का अधिकार है। अगर प्रिया की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया कमेंट में एक लिखें। आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं मुझे बताएं, मैं आपकी कहानी पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप इस तरह की यात्राओं से प्यार करते हैं, सरल, ईमानदार और भावनाओं से भरी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम अगली कहानियों में फिर से मिल सकें। अगली गर्मजोशी भरी यात्राओं में आपसे मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो हम सबके साथ उसे ज़रूर साझा करें। हमें सुनकर बहुत खुशी होगी।